आज हम जिस सीवी सीरीज के बारे में जानेंगे उसका नाम है एवरीबडी लव डायमंड्स। मतलब हर किसी को हीरे पसंद है हिंदी में बोलूँ तो। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार सीरीज और रियल स्टोरी पर बेस है, जिसमें दिखाया गया है कि एक इतालवी चोरों की टीम जो कि बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी में बंद हीरो को बिल्कुल आसानी से चुरा लेती है। वह हाईटेक सिक्योरिटी को बहुत अपने चतुराई से, मतलब अपनी जो तरीके होते हैं उनसे इतने शानदार तरीके लगा कर मतलब पूरी मूवी में सस्पेंस पे सस्पेंस बना रहता है। और इसमें देखने के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि मनी हाइस्ट जो मूवी थी उसकी तरह बिल्कुल सेम है, बट वो एक काल्पनिक थी, इमेजिनरी थी, बट ये रियल स्टोरी बेस है। रियल स्टोरी बेस मतलब एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमंड सेंटर डकैती की सच्ची घटना से ये प्रेरित है। और इसके जो निर्माता है उनका नाम है जियान लुका मारियो तवेलेरी। मतलब ये बहुत ही शानदार निर्माता है। तो आइए हम वीडियो में इसके बारे में जान लेते हैं। और तो यदि आपने, मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त, एक तरह से जो भी हाल ही के अंदर आपको देखने को मिली है प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त टीवी सीरीज है एवरीबडी लव्स डायमंड। इसका फर्स्ट सेक्शन और फर्स्ट एपिसोड आपको ये देखने को मिला है। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है और बहुत ज़बरदस्त एक्टर आपको देखने को मिला है। तो स्टार्टिंग ही हम सबसे पहले इस मूवी के जो कैरेक्टर है किम रोज स्टुअर्ट के बारे में जानकर चालू करते हैं। किम रोशन एस्बुट इनका नाम है। 31 अक्टूबर 1980 को इनका जन्म हुआ है। एक इतालवी अभिनेता और एक डायरेक्टर है। 31 अक्टूबर 1980 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 53 साल इनकी उम्र है। रोम से इटली में हुआ। किम स्टुअर्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1974 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू हम जानते हैं इन कैरेक्टरों के बारे में। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ अपना प्यार दिखा सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इनकी सारी कुछ जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो हम जान रहे थे इस एक तरह से सीरीज की कैरेक्टर जो कि आपको एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इन्हें जानते हो। रोशिस्टूस का जन्म रोमन्स में हुआ। उनके पिता जियोंग्स इतालवी और स्कॉट मूल के अभिनेता है। उनकी माँ स्कॉटिश थी और किम की माँ क्लूस मूलर जर्मन और डच मूल की एक पूर्ण शीर्षक मॉडल थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने थिएटर का अध्ययन किया और 1986 में नियमित रूप से अभिनय करने के लिए, विशेष रूप से प्रैक्टिस श्रृंखला जैसे कि टेलीविज़न प्रस्तुतियों में और सिनेमाओं के लिए, नेम ऑफ द रोज फिल्म में एक छोटी भूमिका के साथ द कर्टन वॉस और फिल्म प्यों से लोकप्रियता पहुंची। इसकी व्यावसायिक फिल्म के बाद उन्होंने सेवंस के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 1997 में उन्होंने स्टेल्ड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फ्रांसीसी टेलीविज़न फिल्म द रेड एंड द ब्लैक्स में जूलियन रोशंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ रोशन स्टुअर्ट के साथ थिएटर में अभिनय करने के लिए वापस आए और महत्वपूर्ण इतालवी अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी एक तरह से बहुत बढ़िया देखने को मिली। साथ ही साथ 2004 में इन्होंने चियोन डी काओसन का एक मुख्य रूप से युवा की भूमिका निभाई, जो कि अपने किशोर विकलांग बेटे से पहली बार मिले उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। दोस्तों इसके साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। बाद में इन्होंने टेलीविज़न फिल्म इट टेलिस टेल रिपोर्ट 2004 में मोस की भूमिका निभाई और साथ ही साथ इसी के साथ जियोंस दी कैलेड 2002 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित मिशेल एब्रिड्स 2005 के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन है
रोज स्टूट ने 2006 की फिल्म एंशियंट लिव्स वैन बी और पटकथा का निर्देशन किया और अभिनय किया। इसके बाद पियोन से सोलन 2007 और आए जो इतलावी जैन संगीत लुक फ्रोसन्स के जीवन पर आधारित फिल्म थी, जिसे रोशन स्कॉट ने क्लूसन्स की भूमिका दी। और एक और फिल्म विनीस द क्लूस 2009 में रिलीज हुई थी। रोज स्टोक्स की अगली फिल्म एजेंट्स ऑफ द एविल्स, जो कि 1970 के दशक की इतालवी गैंगस्टर रेमन बोस के जीवन पर आधारित थी, इसे जनवरी 2021 में इटली में रिलीज़ किया गया और उसे फरवरी के अंदर मुख्य रूप से रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ इनकी पर्सनल डिटेल के बारे में मैं सारी कुछ जानकारी देता हूँ। रोज स्टोक्स अभिनेताओं के रूप में आते हैं। उनके पिता जियोन्स और उनकी बहन वेल्टिन दोनों अभिनेता हैं। बाद में उन्होंने स्कॉट कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया। साथ ही साथ इसी के साथ उनका नाम रुयार्ड पिंगलिस के उपन्यास किम्स के नाम पर रखा गया। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और एक अभिनेता के रूप में अपनी करियर शुरुआत करने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया। रोज स्टोक्स की सगाई अभिनेता लूशन लॉग से हुई। वे अंग्रेजी, फ्रेंची और इतालवी बोलती हैं और एक कुशल तैयार है। 2005 में रोशन स्टोट को एक गंभीर सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसमें कोई फ्रैक्चर और चोट आई। और वेडिंग फेयर्स के सितंबर 2010 के इतालवी अंक में किम ने मुख्य अपनी न्यूनतम भूमिका निभाई, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। साथ ही साथ इसी के साथ इसी वक्त में उनका एक बेटा, जिसका नाम 26 नवंबर 2021 उसको प्रेमिका इलियस स्पार्ड हुआ और उससे जुड़े ने 2 मार्च 2019 को शादी कर ली। 1994 में मोरियन स्माल्स इनका एक तरह से फर्स्ट जो मूवी है वो देखने को मिली और मास मुख्य रूप से 1988 में देखने को मिली। साथ ही साथ द 18 ईयर्स 1991 में और उसके साथ रोमांस और क्लिस 2005 के अंदर भी ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिली और साथ ही साथ ये अद्भुत बेशंस के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ टॉम स्कोस के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साउथ फर्स्ट में भी आपको देखने को मिले और टेलीविजन के अंदर भी ये मुख्य रूप से देखने को मिले। इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से टेलीविज़न सीरीज़ के अंदर मैं रैंक्स डेल्स वेल बिस्टेंस 1994 में ये देखने को मिले और गेली ब्रिड्स के अंदर 1997 में देखने को मिले। साथ ही साथ सीजन स्केप्स 1990 में और फाद ग्रीस 1991 में और दिल्ली नॉट एल्बस 1992 में मुख्य रूप से देखने को मिले और फान ग्रीस 2 1992 में, पैंथ ग्रीस 3 1993 में भी ये आपको देखने को मिले और साथ ही साथ मल्टीज इन रोमस डेल्स कोमियोस के अंदर भी देखने को मिले। और इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बताई दी हैं। अब हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में इन्हें लगभग 44 साल यानी शुरू दोस्तों इनकी उम्र 44 साल हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ एना फोगलिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 अप्रैल 1980 को इनका जन्म हुआ। एक इतालवी अभिनेत्री हैं। वे स्कॉट्स इन लव्स और एक्स एमिस्क्रम फैंस फिल्मों में दिखाई दी है। वे कई टेलीविज़न श्रृंखलाओं जैसे कि डिस्टोन्स पोलिस और द माल्फिन मिल्स ऑल्बन्स इसी समूह में दिखाई दी हैं। साथ ही साथ 3 अप्रैल 1980 को इनका जन्म हुआ। 44 साल इनकी उम्र है। इतालवी रस की है और एक अभिनेत्री है। 2005 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। द अमेरिकन परफेक्ट स्ट्रेंज में मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य है। और साथ ही साथ इन्होंने पॉलगन प्रोजन से 2010 में शादी की। इनके अब तक 3 बच्चे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताता हूँ। मुख्य रूप से फॉल्गिस का जन्म और पाल पोजिशन रोमस में नियमित मूल्स के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने अन्य ग्रीस और ऑल स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का स्नोत और पुरस्कार जीता। चयनित थे जिसके लिए इन्हें फिल्म दी गई। संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी मुख्य रूप से इन्होंने फिल्म दी। साथ ही साथ मैं सबसे अच्छे हूँ 2009 में। साथ ही साथ इसी के साथ द अमेरिकन के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई जगह ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ लव स्टोरी, साथ ही साथ फोल्डर्स में भी और इसी के साथ नीरेस्ट एंजीज में भी आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। और साथ ही साथ द स्टोन ऑफ द ब्रिज 2021 के अंदर ये आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले।
साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताने की कोशिश की है। अब हमारे अगले कैरेक्टर जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही अर्जे से काम कर रहा है और इनका एक्सपीरियंस ही बोलता है, स्पार्ट जेमस हेक्स एवरेट। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो 19 मई 1960 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है। वह पहली बार 1981 के अंदर मुख्य रूप से इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले। एंड द किड्स 1984 में और 1930 के दशक में एक अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में एक समलैंगिक छात्र के रूप में सामने ऐसी भूमिकाओं में एक समलैंगिक छात्र के रूप में लिए और इसकी भूमिकाओं ने इन्हें एक तरह से लोकप्रिय कर दिया। साथ ही साथ इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिली। नामांकन के बाद इसके बाद एनियस स्पेड 1999 के लिए दूसरा गोल्ड ग्लोबल अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए। इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। आप भी पूरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रूपर्ट जेम्स हेक्सर एवरेट इनका नाम है। 29 मई 1960 को इनका जन्म हुआ था। 64 साल इनकी उम्र है। बर्नहैम डिफेंस नॉर्फॉक इंग्लैंड में हुआ। सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामास में ये हुआ और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1981 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। स्पार्ट जेम्स हेक्टर एवरेट्स का जन्म 29 मई 1960 को धनी माता पिता के यहाँ हुआ। उनके माता पिता मेजर एर्थोन ईकल्स एवरेट ब्रिटेन सेना में थे। उनके नाना वाइस एडमिरल मुख्य रूप से एक तरह से स्कोर प्राप्त करता और हेक्टर लालचंस और स्टीफन मैस के भतीजे हैं। उनकी नानी ओफन ब्लिस और टेनियस के ब्रेडन ब्लिस जर्मन और फ्रीहस बेरेस और साथ ही साथ एवरन अंग्रेज आयरन स्कोट्स के अधिक दूरी के सामने डच वंश के हैं। उनका पालन पोषण एक रोमांस कैथलिक्स के रूप में हुआ। 7 साल की उम्र में एवरेट्स की शिक्षा एंडवर्स हैम्पायर के पोल्स स्कूल में हुआ और बाद में एम्प्रूज कॉलेज जोसेंस में डेवियंस बक्सन द्वारा शिक्षित की गई। जब वह 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता इस बात पर सहमत हुए कि वह स्कूल छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसी के साथ रूस साइंस स्कूल ऑफ स्पिंस पर एक ड्रामा अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित लेने के लिए लंदन जा सकते हैं। उनका दावा है कि मुख्य रूप से ये आगे चलकर कुछ ना कुछ विशेष करेगा और 1997 में अमेरिका पत्रिका के एक साक्षात्कार में इसी जानकारी का खुलासा हुआ। और इनके बारे में पर्सनल डिटेल के बारे में बात करते हैं तो एवरेस्ट को ब्रेक 1991 में ग्रीवसन थिएटर और बाद में अंदर एड्स के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में मिला और उन्होंने कैथोन्स बास के साथ एक समलैंगिक स्कूल लड़की की भूमिका निभाई। उनकी पहली फिल्म अकादमी पुरस्कार विजेता की एक लघु फिल्म में थी और साथ ही साथ द शॉकिंग एस्टेट 1992 में थी जो कि जेम्स स्कोट्स द्वारा निर्देशित और ग्रैमी ग्रीन्स की कहानी पर आधारित थी। इसके बाद 1994 में केरन एल्वेस और कोनियस फ्रांस के साथ अंडरग्राउंड का संस्करण आया और साथ ही साथ डोस इसके अंदर भी मुख्य रूप से ये देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट ऑफ द फायर 1997 में और बॉब डायलेंस के साथ इसे अभिनय किया है और उसी के साथ एवरेस्ट ने जेंसन ऑफ द ओलेंस नाम पॉप गीत का एक एल्बम रिकॉर्ड किया। और साइमन नेपियंस बेल्स और साथ ही साथ द्वारा प्रबंधित किए जाने के बावजूद जनता के दिशा में उनके बदलाव को स्वीकार नहीं किया गया। ये बदलाव मुख्य रूप से उनका देखने को मिला और साथ ही साथ द कैंट ट्रैक डैन और फ्रिज और मैसाह के गायक प्रदर्शन कर लेके अप्रत्यक्ष रूप से पॉप में लौटा है। 2001 में जब वह जीत रहे थे तो स्विमिंग करें और साथ ही साथ इसी साथ 1989 में एवरेट्स का उपन्यास हेलो डैगन्स आर यू वॉकिंग्स लिखने के लिए पेरिस चले गए और समलैंगिक के लिए मुख्य रूप से ये देखने को मिला। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। 1986 में ये टियोन्स स्पोन्स द्वारा लिखी गई एक इतालवी कॉमिक चित्रांश में देखने को मिले। साथ ही साथ 1995 में मुख्य रूप से दूसरा उपन्यास द हाइडियंस ऑफ द स्टेज पोर्टन में प्रकाशित हुआ और माई बेस्ट वेडिंग्स 1986 में उनके एक तरह से मुख्य रूप से एक कलाकार के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। माई बेस्ट
वेडिंग 1997 में उनकी पुस्तक विजेता प्रदर्शन से उनके करियर की पुनर्जीवित किया। और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाओं में भी हमें देखने को मिले। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता ही दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। और साथ ही साथ जो फिल्म साउंड पर मुख्य रूप से देखने को मिले, लगभग उसी समय उन्होंने परपीट सैडन्स डॉग्स के रूप में अभिनय किया, और मैथ्यू बेडन्स के साथ डिज्नी के एस्पेक्ट गेजेंस में 1999 में भी थे। साथ ही साथ इसी के साथ 21वीं सदी के लिए एवरेट ने फिर से लिखने का फैसला किया, और वह द गॉर्जियंस के लिखे गए वेंटेंस फेयर्स के योगदान का संपादन कर रहे थे। और उन्होंने नाटकीय ऑस्कर अवार्ड्स के अंतिम वर्षों में एक फिल्म पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्होंने धन की मांग की। 2006 में एवरेस्ट ने एक संस्करण रेड क्रोफ्ट एंड द बनाई स्किन पर प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन टेलीविजन प्रस्तुत पाउस एटन्स के साथ अपने 6 साल के संबंध का खुलासा किया। हालांकि उन्हें अभी भी समलैंगिक के रूप में विरूपित उभलिंग के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों कंटिन्यू हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी परफॉर्मेंस और इस इंडस्ट्री में जो इनका वर्क है वो भी बहुत ही गजब है। 2006 में एवरेस्ट के एक संस्करण रेड गोटर्स एंड अंदर बनाए स्किन में प्रकाशित किया, जिनमें उन्होंने ब्रिटेन टेलीविजन प्रस्तुत पाउंड एटन्स के साथ अपने 6 साल के संबंध का खुलासा किया। हालांकि उन्होंने एक जैसे कभी भी समलैंगिक के विपरीत उभलिंगी के बारे में वर्णित नहीं किया। साथ ही साथ अपन कामरूस के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले, और 2007 के सीडियन गो गेजन मॉडग्रेस का नेतृत्व करते हुए नजर आए। फिल्म सेट टीएस में दोहरी भूमिका निभाई और कई बार टीवी में भी देखने को मिले। साथ ही साथ कॉमिक्स रिव्यूज और साथ ही साथ चैनल 4 शो द फ्रिट्स के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिले, और साथ ही साथ और भी जगह इनकी भूमिका बहुत ही गजब थी। साथ ही साथ इसी के साथ मई 2007 में उन्होंने फैशन रंग एसबॉल प्लेस के अंतिम संस्करण में प्रस्तुति की और परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ इसी के साथ जो उनके किशोर मित्र थे उनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई, और उन्हें अपने भाषण के हिस्से में कुछ पूछा तो आपको यह मिल सकता है। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने पहले 2 श्रेय सीक्वल्स का नापंक्ष लेकिन खूबसूरत खलनायक प्रीत से चांदमेस को आवाज़ दी। सर रिचर्ड फोशनबर्ट 1981 और 1890 में एवरेस्ट के मुख्य रूप से टोक्सन में, जिनमें उन्होंने भारत के मिस्र जैसे देशों के माध्यम से अल्बर्ट की यात्रा का दोहरा किया। 2008 में BBC पर प्रसारित हुई। और साथ ही साथ कोटियन सेक्स एवरेस्ट में एक एवरेस्ट का एक आदमी के जीवन पर पड़ताल करते हुए मुख्य रूप से देखने को मिला है। साथ ही साथ कुरन्स साउंडर्स एंड द ब्लूज के अंदर मुख्य पात्रों में देखने को मिले, और साथ ही साथ 2020 से अधिक भाषाओं में बातचीत करने के लिए मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ उन्होंने दिलचस्पी रखी है, और इतने सारे विरोध के साथ इतना दिलचस्प शो बिजनेस चित्रण और यौन प्रतिक्रिया के गार्डियंस के रूप में मुख्य रूप से परफॉर्मेंस किया। 2009 में एवरेस्ट ने ब्रिटेन अखबार द ब्रूशंस को बताया कि काश उन्होंने अपनी कामुकता का खुलासा तभी नहीं किया होता। साथ ही साथ इनकी बारे में और भी कई जगह लिखा हुआ है। इसके अलावा 2009 में एवरेस्ट ने 2 चैनल 4 विस्टन और प्रस्तुति की क्रमांटी की लॉर्ड वेरियस का चित्रण भी किया, और साथ ही साथ एवरेस्ट फिर से अपने अभिनय की जाड़ों में लौट आए और कई थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दी। 2009 में सुब्रन थिएटर में उन्होंने बोर्डन डेब्यू का सकारात्मक आलोचना समीक्षा मिली। उन्होंने माइकल ब्रूस के श्री निसंग नोस गार्डन्स नाट और साथ ही साथ जेम एडवेंस के साथ अभिनय किया, और उम्मीद की 2008 से 9 के शीतकालीन सत्र के दौरान वह एक अन्य अवार्ड्स नाटक प्राइवेट एलिशन में इतालवी शहरों का दौरा करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इतालवी अभिनेता एशियन ब्रोस के लिए यूरियस की भूमिका निभा रहे थे, और एमर्स लेकिन उत्पादन रद्द कर दिया गया। 2010 की गर्मियों के दौरान एवरेस्ट ने चीज फेस्टिवल के थिएटर में फाइनेंस के पुनर्द्वारण में अंग्रेजी अभिनेता हैंसन विलिस और स्टीफन कोच के साथ प्रोफेसर हैनकिस के रूप में प्रदर्शन किया, और उन्होंने मई 2011 में टेनिस के साथ अभिनय करते हुए इस भूमिका का दौरा किया। जुलाई 2010 में एवरेस्ट के पारिवारिक इतिहास कार्यक्रम हुआ, और डू यू थिंक्स आर्स के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिला। 2010 के अंत में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म वाइट टोरियस में एवरेस्ट को एक कला परीक्षण गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया।
उसमें विधि विंस में एमियस बोस का अभिनय किया गया। 2012 में एवरेस्ट ने वेडिंग कैबरबेंच के साथ परफेक्ट एंड 2 में टेलीविजन संस्करण में अभिनय किया। 5 साल के नाटक के सारे टॉम स्टन द्वारा फ्रोडेनबेक के उपन्यास पर रूपांतरित किया गया और एवरेस्ट ने के अंदर इसके भाइयों के रूप में भी दिखाई दिए। साथ ही साथ इसी के साथ इसके बाद एवरेस्ट ने द ग्लूटन क्रिस में स्कूम वाइस के रूप में भी अभिनय किया और एक मंच नाटक में थे, जिन्हें 6 सितंबर 2012 को लंदन में एपरेट थिएटर में पुनर्जीवित किया गया। साथ ही साथ 13 अक्टूबर 2012 को एमएस में चले गए यूके डिवीजन्स का दौरा किया। फिर 9 जनवरी 2013 को 6 तक सीमित अवधि में ड्यूकन ऑफ आर्ट्स के थिएटर में वेस्ट एंड में मुख्य रूप से ये देखने को मिली। इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। मैंने इनके बारे में भी आपको सारी कुछ जानकारी बताने की कोशिश की है। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ एवरेस्ट ने नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए रोटेंस पुरस्कार भी जीता। साथ ही साथ 2016 में प्रोडक्शन जिसमें कभी भी एवरेस्ट ने अभिनय नहीं किया। साथ ही साथ इसी के साथ 2013 की शुरुआत में एवरेस्ट ने वायस के जीवन की अंतिम अवधि का चित्रण करने वाली एक फिल्म पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने मीडिया में कहा कि वे बचपन से ही नाटकीय और प्रत्यक्ष परीक्षण में रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पहले वाइट्स के बच्चों की कहानी और द हैप्पी ब्रिड्स के अंदर मुख्य किरदार के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। 2015 में ये घोषणा की गई कि वे BBC नाटक द अमेरिकन के तीसरी श्रृंखला में लिंकन एलियस के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 2017 में एवरेस्ट BBC 2 कॉमेडी क्लेक्स में एक आवर्ती चित्रण के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ वे मेडिकल स्कूल के विकसित छात्रों में भी देखने को मिले। और 2006 और 2010 के बीच एवरेस्ट न्यूयॉर्क शहर में रहे, लेकिन उनके अपने पिता की खराब अवस्था के कारण लंदन लौट आए। 2008 में उन्होंने सेंट्रल लंदन जिले बैलियंस में एक घर खरीदा और 2020 तक एवरेस्ट में अपने एरियंस में एक ब्राज़ील अकाउंट्स के साथ रहते हैं। 1990 के दशक में एवरेस्ट का एक टेलीविज़न प्रस्तुत और लेकिन पाउंड सेट के साथ 6 साल का लंबा फ्लेक्स रहा, लेकिन जिसके समय बोर्डन ब्रिट्स में शादी हुई और लाइफ स्टोरीज की विद प्रियंस में मॉर्गन्स के रूप में एक साक्षात्कार में एवरेस्ट के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। इनकी परफॉर्मेंस भी एक तरह से बहुत बढ़िया आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ एवरेस्ट ब्रिटेन मॉक्सोन फाउंडेशन के संरक्षक भी है। 2006 में बेम्ब्रिज के माध्यम से लंदन शहर में एक गृह स्वामी में मुख्य रूप से देखने को मिले और एवरेस्ट के स्थानीय स्टारबक साख की स्थापना को रोकने के लिए एक अभिनय का समर्थन किया और विश्व श्रृंखला के क्वेश्चन में देखने को मिले। 2013 में एवरेस्ट ने चैनल 4 के सेक्स वर्क्स के एक चित्रण के निर्माण पर काम किया और अक्टूबर 2013 में उन्होंने एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेनिंग यूएसएन और यूनिवर्सिटी लेस ऑफ में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ एवरेस्ट ने 2014 के सेक्स वर्क्स कानून बहस में अपनी भागीदारी जारी की और द गार्जियंस के लिए लंबा चौड़ा एक दशक लेखन किया और BBC 1 कार्यक्रम में रीसेंट वीक्स में दिखाई दिया। उनका जानवी गृजन लेखन लंदन के सूचन क्षेत्र में मानव तस्करी छापे की मदमेश प्रकाशित हुए, जहां उनका लेखन था। साथ ही साथ एवरेस्ट भी प्रदर्शनकारियों के साथ शूज स्टैंड के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन के में शामिल हुए और संपत्तियों के मालिक भी थे, जहाँ उन्होंने यौन कर्मी रहते हुए काम किया और के पार्ट के लिए सूचित किया गया। और BBC 1 के दी विंस में अपने उपस्थिति में एवरेस्ट नियमित फैशन और माइक प्रोडियंस और डैनिस एम्ब्रोस के साथ बहस में शामिल हुए। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिली। इनके बारे में मैंने आपको जितनी भी डिटेल बताई, तो आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों एक और बार बता दूं कि ये जैसे मूवी रिलीज हुई थी, जो ये सीरीज़ थी, जो 12 अक्टूबर 2023 को आपके सामने इसका फर्स्ट एपिसोड आया था। अमेज़ॉन प्राइम पर ये रिलीज़ हुई थी, प्राइम वीडियो पर। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज इतालवी है
इटली की जो भाषा होती है उसमें है, और इसके जस्ट बाद जो ये सीरीज़ है इसको अमेज़ॉन प्राइम ने सारी भाषाओं में डब किया गया है और आपके सामने है। इसमें जो स्टार कास्ट है उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार है, जैसे किम रोस ट्रामी, अन्ना फॉरगेटा, जियोमा टोग्नेजी, कार्लो लियांडो लिंडी। दोस्तों ये अपनी क्षेत्र के बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए नए हैं लेकिन ये वहाँ पर सुपर स्टार हैं और इनकी एक्टिंग एक नंबर है। मैंने पर्सनली खुद इसका ट्रेलर देखा और उसके जस्ट बाद मैंने वो देखा, इनकी जो मूवी सीरीज़ है वो देखा, बहुत ही शानदार वीडियो था और सस्पेंस इसमें बहुत ही प्यारा था। तो अब हम इसकी स्टार कास्ट के बारे में वीडियो में जान लेते हैं, आइए। तो नमस्कार दोस्तों, एक और सीरीज़ की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है एक बार अपराध हुआ था। इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इसी की तरह सैम सीरीज़ हैं जिसमें सैम एक्टर हैं और ये इतालवी भाषा में है, और इसके साथ साथ ही इसमें जो पुराने एक्टर्स हैं वो सब इसमें हैं। एंडार्डियो लियो जिनके बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि गिरोह रेटानियो को अलविदा कहता है, जिसमें 1982 के वापस लौटने का फैसला किया। अलग होने के बाद समूह ने 8 सितंबर 1986 से पहले दिनों में मोनालिसा को चुराने का फैसला किया। मोनालिसा आपको पता है एक पेंटिंग है इसमें, ताकि इसे फ्रांसीसी से छीन लिया जा सके और फिर से इसे बेचने में सक्षम बनाया जा सके। किसी धन संग्राहक को इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए गिरोह ने लोलेरा के चचेरे भाई क्लाउडियो को एक निराश इतिहासक प्रोफेसर को शामिल करने का निर्णय लिया। जियान फ्रेंको ने और लोरेसा स्थिति पर नज़र रखने के लिए वर्तमान में बने रहते हैं, जबकि क्लाउडियो ने मोरेना और मोरिसिक पोर्टेल को पार करते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ऐसा एक सैनिकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए तीनों मोनालिसा को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर लियोसे की लापरवाही के कारण उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है और जर्मनों द्वारा उनका पीछा करते हुए भगा दिए जाते हैं। भागने के दौरान मोरेना ने अपनी दादी एडल के घर में शरण लेने का फैसला किया, जो कि घटनाओं के समय स्पष्ट रूप से अभी भी छोटी थी। यहाँ मोरेनो अपनी मां मोनिका के मिलता है, जो अभी भी एक बच्चा है। नाजियो ने भगोड़ा को ढूंढ लिया और मोनिका को एक जर्मन में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे वांछित लोग नहीं मिल पा रहे थे। उसे जहाज के साथ नेपल्स की ओर जाने के लिए फिर से जाना पड़ा और अनजाने में छोटी लड़की को ले जाना पड़ा। इसलिए समूह को अपनी योजना बदलनी होगी और पेंटिंग के साथ वर्तमान में लौटने से पहले हेडन के साथ मिलकर मोनिका की तलाश में निकलना होगा। प्रत्याशित कोने के आसपास हैं, चारों पक्षपातियों के हाथों में पड़ जाते हैं और सेंड्रो पर्टिन से मिलते हैं। खुद को उस समूह में अपनी योजनाएं बदलनी होगी और पेंटिंग के साथ वर्तमान में लौटने के लिए एडन के साथ मोनिका की तलाश में निकलना होगा। प्रत्याशित कोने में चारों पक्षपातियों के हाथों में पड़ जाते हैं और सेंड्रो से मिलते हैं। खुद को उस समूह में अपनी योजनाएं घर में पाते हैं, जहां मुल्सोनी को जर्मन द्वारा बंद किए जाने के कुछ समय पहले कैद करके रखा गया था और सालों गणराज्य के प्रमुख के रूप में रखा गया था। कठिनाइयों के बावजूद चारों नेपल्स पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वे मोनिका को ढूंढते हैं और घर में पाते हैं कि मोनालिसा को के बदले एक छोटी लड़की को वापस पाने के लिए एक जर्मन के अधिकारी के साथ सौदा करने में कामयाब होते हैं। यह समझौता जर्मनों द्वारा एक धोखा साबित हुआ, जो मोनालिसा लेते हैं और समूह को मारने का फैसला करते हैं, जो कि गोलीबारी के बाद भागने में सफल हो जाते हैं, जिसमें 6 जर्मन मारे जाते हैं और पेंटिंग पर भी वापस कब्जा कर लिया जाता है। यात्रा के दौरान यूसे अपने एंडल के साथ प्यार का एहसास होता है, जो उस समय के साथ समझती है और उसे पति मोरेनो के दादा और रूसी अभियान में मर गए थे। और योजना इन सारणियों के अंतिम पोर्टल को पार करने के है, लेकिन जर्मनों द्वारा एक संदेश रेडियो पर प्रसारित होता है कि एक शाम पहले गोलाबारी में नाजी सैनिकों की मौत के कारण ये घोषणा की गई कि प्रत्येक मृत जर्मन सैनिक के लिए 10 इतालवी नागरिकों की यदि नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोग सामने नहीं आए तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और गोली मार दी जाएगी। एक शाम मोरेना और न्यूजेक्स के निर्देशों को बचाने खुद को नाजी में सौंपने के लिए पोर्टल को खोने का फैसला किया। पेंटिंग को क्लाउडियो को सौंप दिया गया, जिसमें हालांकि उनके साथ रहने का फैसला किया गया। फिर मोनालिसा एंडल और मोनिका के पास छोड़ दिया गया, जिसे क्लाउडियो की परदादियों को सौंपा गया। तीनों ने एडल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया,
जब उस पड़ोस की ओर चले गए जहां नागरिकों को घेर लिया गया था और कुछ जर्मन को सौंप दिया। इस प्रकार कई लोगों की जान बच गई। उन्हें गोली मारने के लिए समुद्र तट पर ले जाया गया। आखिरी मिनटों में जेम्स फ्रांस और लॉरे पहुंचते हैं और उन्हें अपने काम के दौरान गिरोह के सामने आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है, जिससे सैनिकों के खिलाफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। रेटानिनो और सबरीना के लिए को उनकी सहायता के लिए वापस आते हैं, जो कि 1982 से सीधे लौट आए थे। पहली बड़ी गोलीबारी के बाद जर्मन हार गए, जिसमें गैल्सियाना गिरोह के कई सदस्यों की जान चली गई। यह पता चलता है कि जियोग्राफी लोरेना 1982 से गुजरते हुए द्वितीय युद्ध के समय तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस प्रकार रेनानिठग और चेतावनी देने के में कामयाब रहे। इस तरह गैंग का 1982 और वहां से वर्तमान तक लौट सकेगा। हालांकि ग्यूसेक ने 1943 में रुकने का फैसला किया और अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद उस घर की ओर चला गया जहां एंड्रेल और मोनिका छुपे हुए हैं, और यहीं कहानी का समाप्त किया जाता है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं हमें उसका रिप्लाई देने में थोड़ी देर तो हो जाती है, बट डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं, वो भी 1-2 घंटे के अंदर। वंस अपॉन ए टाइम वाज क्राइम 2022 की एक तालवी फिल्म है जिसका निर्देशन मालसानिया प्रो ने किया है। ये उस समय की गाथा की तीसरी फिल्म है जो 2019 को रिलीज नॉन सी रेस्ट्रा F5 में और 2021 की रिटर्न टू क्राइम से शुरू हुई थी। यह जो फिल्म थी वह 10 मार्च 2022 को इतालवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और इसके बारे में हम अब थोड़ा जान लेते हैं। इसका प्रोडक्शन देश इटली है और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इतालवी है, लेकिन आपको ये नेटफ्लिक्स पर सारी भाषाओं में डब देखने को मिलेगी। मैं इसलिए रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा थ्रिलर है, सस्पेंस, रोमांस है, और साथ साथ ही इसमें बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो ये देखना आपको मैं रेकमेंड करूँगा। 2022 में ये शुरू हुई थी, रिलीज़ हुई थी। 100 मिनट इसकी ड्यूरेशन है और कॉमेडी है। इसकी जेनर एक तरफ से और एक्शन भी है इसका जेनर, और इसकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट है वो तो मार्सिलिनो बोर्नो ने इसे प्रोड्यूस किया है। एंड्रिया बस्सी और रेटेन कैसियो ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो फेडरिका ल्यूसेनो और फुल्तिनो लुसिनो है, और कार्यकारी निर्माता जूलिस स्ट्रीव है। इसका उत्पादन प्रोडक्शन हाउस है इतालवी सिनेमा के साथ इतालवी इंटरनेशनल फिल्म्स रॉय सिनेमास, एंड इसमें इतालवी में वन विवरण किया गया है। इसकी जो सिनेमाटोग्राफी शूटिंग किया है मार्को पियरोनी ने किया है। लुथियाना एंड फॉल्डिस में उन्होंने साथ दिया है। मॉरिएजो फिलार्डो ने इसे संगीत दिया है। स्क्रीन प्ले सोनिया पैंग, पोशाट अल्बर्टो मोरिटो। और इसके साथ साथ ही ये दिखाया गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट किस बेस पर थी, और बहुत ही शानदार मूवी है। अब मैं आपको इसके स्टार कास्ट के बारे में और बता देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके निर्माता के जो इनके फेडरिक लुसेनो हैं उनके बारे में, और अपन बताते हैं आपको रवि सिनेमा के साथ साथ और भी अदर्स के बारे में। लेकिन कई लोगों ने बताया था कि मार्क पिज्योरो के बारे में भी बताएं, तो उनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इनके बारे में और जानेंगे। मार्जियोलानी ने 22 साल की उम्र में रॉ में लास्ट थिएटर में दाखिला लेकर अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया था, और अगले वर्ष 1982 और 1996 के बीच उनको बड़े नामों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसमें थिएटर इटालवी जैसे अंड्रे दा फोका और द पीस ऑफ रेडियो डे सटेलवी और एत्रियो गर्मिडे, एंड्रियो बिस्टोनफे, मैजिको पैनिनी जैसे लोग थे। उनकी फिल्म की शुरुआत 1986 में कैस्ट्रेलोनो और पीपल्सो की फिल्म डिपार्टमेंट स्टोर से एक अज्ञात भूमिका के साथ हुई। अगले वर्ष उन्हें दुनिया के फुफिल बोबेट्स द्वारा निर्देशित 1986 की फिल्म रोस्ट में एक छोटी सी भूमिका मिली। उनकी फिल्म में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी, और इसके साथ साथ
1952 में उनके लिए एंजेलो अल्वेडा को धन्यवाद, जिसके लिए उन्हें अभिव्यक्ति कौशल से प्रभावित होकर निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म में एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। और इसके साथ साथ ही उन्हें शीर्षक पात्रों में लाया गया। इसके बाद उन्हें कहा जाता है कि मैं बहुत मेहनत किया, उसके बाद मैं सुबह 10 बजे उठकर रात को 10 बजे बिस्तर पे जाता हूँ। 1982 में निर्देशक मात्सुओ, जिन्होंने उस थिएटर में प्रदर्शन करते हुए देखा, उन्होंने अपनी फिल्म लुटमिना कैपेंडो के कलाकारों में उन्हें भी शामिल किया। और यह बताया गया कि अपनी फिल्म लुटमिना कैपेंडो में पेलुची की पति की भूमिका निभाते हुए उन्हें दर्शाया गया। और इसके साथ साथ ही मैं एक दिन से दूसरे दिन सिनेमा की ओर आकर्षित होता तो उस पर वेल्ट्रियो मैड्रिस्टान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। और इसके साथ साथ ही कि उन्होंने मार्को रीसा का नाम बताया और उसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे वास्तव में थिएटर में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक मेरा दोस्त है जिसे मैं सहायता कर रहा हूँ थिएटर में लाने के लिए, और ये बहुत ही मजबूत है। वह एक मार्ज एंजेलिसो ऑलरेंटा द्वारा किसी के लिए कैसा मस्टांस देखने के लिए वास्तव में आया था, मुझे ये पसंद है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ ही मुझे द लास्ट न्यू ईयर में अवसर की पेशकश की, क्या आप मोनिका बेलुची के पति बनेंगी? क्या आप नहीं समझते? मैंने ये नहीं किया, मैंने वाकयांश दोहराने के लिए नहीं कहा। कम से कम 15 लोग मेरे सामने लाइन में खड़े थे और मुझे सब पाने के लिए रीसी से इन सभी से लड़ना पड़ा। ये सब इस तरह से शुरू हुआ कि 1980 में एक बहुत अच्छा न होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद रीसी की फिल्म बड़े पर्दे पर महत्वपूर्ण स्प्रिंग बोर्ड का प्रतिनिधित्व करती है। जेलेन याद करते हैं कि मार्को रीसी ने मेरी जान बचाई। मैंने नहीं सोचा था कि फिर मैं कभी फिल्मों में बनाऊंगा, लेकिन मैं खुद को थिएटर के लिए समर्पित करूंगा, ऐसा इन्होंने डायरेक्टर ने कहा था। और इसके अलावा 1986 में जियालवी की सह नायक की भूमिका ले ओरेंडो नोटा में आई और इसके बाद उसका निर्देशन जो शुरू हुआ क्लाउडी कैटेगरी में किया गया। उनके सहयोगी मित्र एल वेलरिसो मस्ताजिसा भी उनके साथ थे। फिल्म में क्लार्क ऑरेंज की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जो लुटेरों का एक गिरोह है जिसमें 1979 और 1983 के बीच ट्यूरिन और रोम के बीच लगभग 700 डकैतियां और दर्जनों अपहरण किए। फिर 1988 में उन्होंने 2 अन्य फिल्मों में भाग लिया। आई फोबसी जियान कार्लो स्कारबेचेल्ली द्वारा निर्देशन किया गया था। इसका एक एपिसोड फिल्म जो बरबरा एंजेला एंडरोसी की दूसरी फिल्म, और 2000 के दशक से शुरू होकर एक लंबी प्रशिक्षण के बाद जियालिना का एक सिनेमेटोग्राफर कैरियर थी, जिसे महत्वपूर्ण फिल्मों और भूमिकाओं को पार करना शुरू कर देता है, जिन्हें अक्सर आलोचकों और जनता दोनों की सराहना मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आलमेंट टू ब्लू, द एक ब्लू फिल्म कॉर्लेट न्यू सीरी के उपन्यास पर आधारित है, जो एनलेसो इनफॉल्बेसी के निर्देशन की पहली फिल्म है। 2000 के कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स में शीर्षक की गई इस फिल्म में अभिनेता पुलिस कमिश्नर श्रीन की भूमिका में है। आलमास टू ब्लू के सकारात्मक अनुभव के बाद अगले 3 साल की अवधि 2001 से 2003 में भी जियालिनी में नवोदित निर्देशकों की एक श्रृंखला के साथ सेट पर काम करने के अनुभव को दोहराया, जिसमें उन्हें अपनी पहली किस्त फिल्मों में नायकों और सह नायिका की भूमिका के लिए भी और बुलाया गया था। 3.6 निकोला रेडियो के द्वारा नाइटिंग रियर वाली फिल्म एम्मा सोना आयो डेसा अटंग वीपिंग स्पार्क्स ऑफ हेवन के साथ कॉमेडी फिल्म, और फ्रांसिस्को फतालवी द्वारा निर्देशित बीबी और द कॉमरेड अंडार्डियो गैल्बी द्वारा निर्देशित अंतासा ईस्टोरिया पंसो पानी द्वारा 2004 में एलेक्स इन्फोसिस और उन्हें पहली दूसरी फिल्म बने सीरम कलाकारों में भाग लेने के लिए फिर से बुलाया, और उसी वर्ष अभिनेता निर्देशक अर्जेंटिनो कैस्टिलो ने उन्हें पुरस्कार विजेता फिल्म डॉट में शामिल किया। चाल, जहां जियालिन डॉक्टर और नायक की सबसे अच्छी दोस्ती भूमिका निभाती है। थिएटर और फिल्म में सेट पर आने का फर्क अपने काम के अलावा जियालिन के 90 के दशक के अंत में छोटे पर्दे की अपनी शुरुआत की। 1999 में उनकी 2 भाग वाली शॉर्ट सीरीज ऑपरेशन ओडिस में पुलिस अधिकारी सैवरिया
स्कैरी ऑगमैन के नाम से जाना जाता है, जिनकी भूमिका निभाकर वह पहली प्रसिद्धि प्राप्त की। सार्वजनिक सफलता 2008 में स्काई सिनेमा 1 सैटेलाइट चैनल पर टीवी प्रसारण रोमेंजो मैनेजमेंट के साथ हुई। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आ रही होगी, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना हमें खुशी देता है। आपका लाइक करना हमें मोटिवेशन करता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके सामने इतनी प्यारी प्यारी वीडियो आती रहेगी। तो सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। द मास्टर ऑफ द फ्लोरिस में एंटीमाइस स्क्वाड में प्रमुख रगनारिगो पैगरो की भूमिका निभाई। जौने 2010 में रिलीज हुई कार्लो वार्डन की फिल्म आई डैम द लारा में भाग लिया। 2009-2010 में प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला न्यू स्काइड में नए मार्कों में से एक थे। डिप्टी कमिश्नर एंड्रिया लोपेज की भूमिका में 2010 में उन्होंने सार्जियो कैस्ट्रो की फिल्म द ब्यूटी ऑफ द डार्की के स्क्वेडिक रोम इन पैराडाइज में नायकों में से एक के 2012 में इन 2 भूमिकाओं के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नासो डी अजेंटो 2013 में द ओल्डेडो रेल्वो द्वारा निर्देशित उसी एशियन और कैसिया मोंटेगी द्वारा अभिनीत किया गया और अभिनीत की फिल्म टूटी कॉन ड्यूटी के नायकों में से एक थे। इनके अलावा उस वर्ष उन्होंने एंड्रार सोलियो की फिल्म ब्रुगबार्निया के पापा में एक रॉक दादा की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने एंड्रोनिया फाल्कोन द्वारा निर्देशित फिल्म सेडियो वेलो में फ्रेडरिका गैम्सन के साथ अभिनय किया। और 2015 में फिर से वह फिल्म लोराची के कलाकारों का हिस्सा एंड्राडियो के साथ। 2016 में वे लोरा मोरेंटो द्वारा लिखित निर्देशित कॉमेडी और सेलोम नायकों में से एक थे। और इसके साथ साथ उसी वर्ष पोपोआ जेनोविया परफेक्ट स्ट्रेटजी रोक्को की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नामांकन प्राप्त करने के अलावा डेविड ऑफ रोनाल्डो 2016 में अग्रणी अभिनेता के रूप में उन्हें सियागे डी और की सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के रूप में शामिलित किया गया और फिल्म में पूरे कलाकारों के साथ विशेष सिल्वर रिबन जीता। इसके अलावा 2016 में उन्हें मिशेल सोवी द्वारा निर्देशित एंटोनियो मेजेटी किताबों पर आधारित राय पर्दों पर प्रसारित एक टेलीविजन श्रृंखला रॉको शियानोवन नायक की भूमिका निभाई। 5 जून 2020 को उन्होंने डीसीपी स्कॉट के साथ 883 ऊना केंजोमन किंग लिए 883 की एक श्रद्धांजलि जारी की। 11 फरवरी 2021 को वह मुझसे भी बदतर है जियोनो पेनार्डी के साथ एक शो जो कि रॉय 3 पर आया। दोस्तों, अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जान लेते हैं। एक मजदूर वर्ग के परिवार में जन्मे मार्को जीवालिकी रोम में महानगरी फोर्ट नाटुआ में रहते हैं। एक लड़के के रूप में उन्होंने कई नौकरियां की, जैसे हाउस पेंटर और ड्रिंक सेल्समैन। 1983 में विवाहित उनकी पत्नी रहमत से उनके 2 बच्चे रेको डिगो जिनका क्रमशः जन्म 1998 और 2004 में हुआ था। 27 जून 2011 को रेबलेस सेलिब्रेट हेमरेन का उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। रॉक संगीत में शौकीन जालिन एक फिनाइल संग्रहकर्ता भी है, जिनमें पसंदीदा समय क्लैश टू क्लैश, द हू, द सेक्स पिस्टल्स शामिल है। 80 के दशक की शुरुआत में वह बैंड संडी बनाना द एंड द मंटर्स के साथ जात में उन्होंने जॉय डिवीजन के कवर का भी प्रदर्शन किया। थिएटरोग्राफी पेन एंड पेपर एंथ्रियो कोल्सिस द्वारा निर्देशित एंडरबल अर्नाल्डो फो द्वारा निर्देशित 1983, एम्बेसी फर्नियोजो पैनिसी द्वारा निर्देशित 1994, अनफर्डो में फो द्वारा निर्देशित द पीस ऑफ इंटरफेयर 1994, एंड डियनो वियनो द्वारा निर्देशित शतरमुर्ग मास। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शानदार मूवी रही है और इसमें आपने अब इसके स्टार कास्ट के बारे में जाना। अब हम इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा और डिटेल बाकी रह गई है, उसके बारे में जानेंगे कि इसमें और क्या क्या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कौन कौन से इन्होंने नए काम किया, इसका प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ और इसके साथ साथ ही इसको कहाँ कहाँ शूट किया गया, इसमें म्यूज़िक किसने दिया, वो सब जानेंगे। और इसके साथ साथ ही थोड़ा रिव्यू करेंगे। रिव्यू में हम जानेंगे कि आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मूवी देखना चाहिए तो परिवार के साथ देखना चाहिए या नहीं, इसकी क्या रेटिंग है, सब कुछ इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जानते हैं। एंडियो रोमियो जूलियट इन्होंने की 1995 में मॉनिसियो
पेनिस द्वारा निर्देशित इन्होंने फिर अगली मूवी की मेरिको एंड बादल, एंजिलो ऑल्डा द्वारा निर्देशित 1995 में। ये थिएटरोग्राफी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं मैक्सिको के और बादल एंजिलो ऑल्डा द्वारा निर्देशित 1995, और बिक्री के लिए कसमेटा एंजेलो रेंटो द्वारा निर्देशित 1996, और फायर एंड ब्लूज एंटीरियो द्वारा निर्देशित इन्होंने सिनेमाग्राफी की बताऊँ तो डिपार्टमेंटल स्टोर द कैसनाई ई पीपलो द्वारा निर्देशित 1986 किया इन्होंने। इसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इन्होंने रोटेट फुलविया वेट्स द्वारा निर्देशित 1988, अगले साल 10 बजे तक भी सुन जाऊँगा, एंजिलो अड्रेड द्वारा निर्देशित द लास्ट न्यू ईयर, मार्को रूइस द्वारा निर्देशित 1982 में, और ये लगातार वहाँ से काम करते आए 1982 से, और ये 82 से लगभग इन्होंने टेलीविज़न किया। और अभी हाल ही में 2022 में 3-4 मूवियाँ निकाली द बंस अपॉन ए टाइम, वेदर वाज काइम, मैसियाना प्रोड्यूसर निर्देशित जिसकी हमें बात भाई, माई शेडोज योर यूनिजियाना कुछ भी द्वारा निर्देशित, ये भी 2022 में इन्होंने की। इसके बाद द प्रिंस ऑफ रोम आर्क, इसके जो डायरेक्टर थे एंडो आड्रोफाल कौन थे, और जो ये भी 2022 की थी। इन्होंने टेलीविज़न शुरुआत की 1996 से, इन्फिनिटा क्लाउडी सस्फियो द्वारा निर्देशित था ये टीवी सीरीज़ थी। और इसके बाद इन्होंने लगातार 2010-11 से जारी रखा। लास्ट इनका 2016 से एक सीरीज जारी है जिसका नाम है रिको सावायोन, ये 2016 से जारी हैं। इसके अलावा इन्होंने कई शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें से सबसे पहले 1998 में एमी द मैन ऑफ फुट एंड्रिया मंत्री द्वारा निर्देशित था। इसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड एंड्रियो लेजली द्वारा निर्देशित जो लास्ट 2006 में था। वीडियो क्लिप भी इन्होंने काफ़ी सारी बनाई 2020 में शॉर्ट टेलीविज़न, और ऐसा ये चलते आ रहे हैं। तो ये थी इनके बारे में। अब हम जानते हैं अगले के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक नए स्टार की जिसका नाम है लियोनार्ड लिंडी। लियोनार्ड लिंडी जिनकी जीवनी के बारे में हम आपको बताते हैं 2012 में। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इनकी जीवनी के बारे में 2012 में। तो दोस्तों अब हम करते हैं इनकी जीवनी के बाद 2012 में ट्यूरिन ने स्कोला ट्रीटो स्टाइल में एक अभिनेता के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें प्लैंगोट में संगोष्ठी में सुकारात की भूमिका के लिए एंड्रिया डी रोजा के साथ अपनी शुरुआत की। फिर हेलमेट की भूमिका के लिए वाल्टर मागोस्टी द्वारा चुना गया। इसके बाद ट्यूरिन ने ट्रीटो स्टाइल से इसके स्कूलों में जेम मेरी के वार्षिक शो पीटर पैन की जिम्मेदारी का फैसला लिया। 2016 में उन्होंने एंटोलिया लेटेडा द्वारा प्रमोशन शो मैराथन संता एंटासी में एमे गोमेन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इसके अलावा एक अभिनेता के रूप में लिंडी को अंतर्राष्ट्रीय दौरे के अलावा लेवान लुडजो और कॉन्स्टेंट बेमोलॉगिया के काम करने का अवसर मिला। वह समन्वय हिज साइलेंट के साथ ट्यूरिन एटिस्टो में स्टेप बाइस में एक निर्देशक के रूप में लौटते हैं, जो डायलॉगो द सेक्रेटरी आई मैरिड फॉर यू जो आई के प्रतिनिधियों के साथ नतालिया गिजनबर्ग को समर्पित एक त्रयी है, मतलब सीरीज है। 2018 की गर्मियों में उन्होंने लियोनार्डो लिंडी द्वारा निर्देशित हेनरी विगिंसन द्वारा बेंसिक म्युनिसिपैलिटी के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से अपनी शुरुआत की। वह एक ऐसा शो जिसने 23 साल की कम उम्र में निर्देशकों के लिए प्रतियोगिता जीती। बाद में उन्होंने विन एनोर को मेला मोनोलॉग प्रॉपर्टी एंड एक्ट में अभिनेता फ्रांसिस मेंडली को निर्देशित किया गया। 2019 में उन्होंने मिलान टेको कार्नोकार ट्री फाउंडेशन के साथ एसुल्पी लुगानो द्वारा सह निर्मित टेनेसी विलियम ग्लास जू का निर्देशन किया। 2022 में उन्होंने ग्यूसेप बर्डी द्वारा अपना पहला ओपेरा फ्लास्टक निर्देशित किया, जिसमें शीर्षक भूमिका लुका साल्सी थी। 2020 की गर्मियों में 2 शो के साथ वेनिस बीनेवल के निर्देशक के रूप में लौट आए। कैरोनिक बैल्गे द्वारा चंलियर गेनला डी एंजुलियो द्वारा डेड सिटी टैक्सी ट्रीटो ट्रेवल उम्ब्रिया के काटे अकास्ट्रिस द्वारा निर्मित था। फिर से एक निर्देशक के रूप में फेडरिक गार्सिया लोकार द्वारा कानाडी बंडा अल्वा के साथ ट्यूरिन में टीटो कैगरोन टेटो स्टाइल मोबाइल से 2020-2021 की सीजन की शुरुआत की।
एक निर्देशक और नाटककार के रूप में उन्हें काम के लिए कम से कम 2020 क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। जून 2021 में उन्होंने टीएमसू टीट्रो स्ट्रैपबॉल मोबाइल द्वारा निर्मित अगस्त ट्रिबल द्वारा मिस जूली के साथ स्ट्रैपबॉल फेस्टिवल डे टू मैड में अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर किया गया। उसी वर्ष उन्होंने वैलेरिया बिनास्को द्वारा निर्देशित ट्यूरिन में टीट्रो मोबाइल के अभिनेताओं के स्कूल के उप प्रबंधक के समन्वय बन गए, ताकि जबकि मार्च 2022 में उन्होंने सैम में होने वाली उत्सव सिंगोटिया फेस्ट का एक नया कलात्मक निर्देशक नियुक्त किया था, जिनेसियो विनेसियो मैच की योंगी की जगह लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने रंगमंच की शुरुआत की थी पीटर पैन बेस्ट ड्रामा टोर्नेडो 2016 से। इसके बाद इन्होंने लगातार वर्क करते आ रहे अंकल वान्या के रूप में 6 गन परियोजना इंटोनो दूसरा चरण फेलेस्ट्रो फेस्टिवल दई मोडी 2023 में ओपेरा में रंगमंच की बात करूँ तो द मिस्ट्रो नाइट स्ट्रीम वाल्टर स्ट्रोमेलिट्सी द्वारा निर्मित 2012 और इसके बाद एंथोफ्रेमिया बंदियों कैदी के साथ तोतों का द्वीप एंटोलिया लोटे द्वारा निर्मित 2019 में इन्होंने वर्क किया और 2012 से ये रंगमंच में काम करते आ रहे हैं। सिनेमा में 2013 से वर्क करते आ रहे हैं, जिसका नाम है ओवर द ट्यूरिन। डेविड फॉरियर द्वारा निर्देशित था ये। आई लव द स्टॉर्म मेजियो लोसी द्वारा निर्देशित था 2015 में। द लास्ट इनकी 2021 से, जिसका नाम था पिकॉक द पैराडाइज लोरा बिसोरी द्वारा जो निर्देशित थी। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि टेलीविज़न में भी इन्होंने वर्क किया 2020 से। उसके बाद द आर.वी. बर्कर रॉबर्ट ऑल्स्टन द्वारा निर्देशित और लास्ट जो इनकी है हर किसी को एवरीवन लव डायमंड जालिका मारिया सेल्वी द्वारा निर्देशित हैं और ये उस पर बात करना शुरू करते हैं। और अब हम आगे इसके बारे में और जान लेते हैं कि और किसने क्या क्या कहा है और अगली जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो अगले डायरेक्टर के बारे में जानने से पहले यही कहूँगा ये दोस्तों, यदि आपके मन में हम सब कुछ बता देते हैं लेकिन आपके मन में फिर भी कुछ अगर बात रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हम कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उसकी जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, हम हर भाषा में चाहे आपको कोई सी भाषा हो, किसी भी वेब सीरीज या फिर कोई मूवी देखना हो, चाहे वह कोई सी भी भाषा में, हम आपके लिए उसे हिंदी में लेकर आते हैं और जैसा कि आप बताएंगे उसको हिंदी अर्थ में करके हम लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप देख लें और उसे आसानी से समझ सकें। और हम डेफिनेटली उस पर एक मूवी बना लेते हैं जल्दी से। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नई चीज़ की। इनके बारे में जानने से पहले हम अपन जान लेते हैं एक हम बेवकूफ़ की तरह खड़े होकर देखते हैं को सीरीज़ की। इसमें दिखाया जाता है कि निकट भविष्य में आर्टरू द्वारा एक व्यवसाय प्रबंध है जो एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है जिसका कार्य उस कंपनी के कर्मचारियों की वास्तविक उपयोगिता को निर्धारित करना है जहां वह काम करता है। वह पाता है कि नौकरी से निकाल दिया गया है और लगभग 50 वर्ष की आयु में नौकरी के अवसर ढूंढने में असमर्थ है। एक जोड़े की आत्मीय परीक्षण के कारण अपने साथी लिसा द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अपने अपार्टमेंट इकाई के साथ रोमांस भाषा साधुनिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर रोफेलो को किराए पर देता है, जहाँ अपने वेतन के पूरक के लिए घृणास्पद लेख और टिप्पणियाँ लिखता है। बहुराष्ट्रीय फ्यूचर द्वारा एक सवार में नियुक्त उसे नौकरी के दैनिक जीवन में अनुकूल होना है जिसमें माध्यम से उसका शोषण किया गया है। निश्चित रूप से उसे कम भुगतान किया जाता है। अकेलेपन की पीड़ा में वे ऐप के माध्यम से होलोग्राम के रूप में मौजूद आभासी पात्रों वाले से लोगों को मिलान करने के लिए फ्यूबर द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में प्रवेश करता है। और इसके साथ साथ ही वहाँ दिखाया जाता है कि इस प्रकार आर्टरो की मुलाकात स्टेला से होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वह एक वास्तविक व्यक्ति है जिसकी छवि दूर से प्रसारित होती है जो इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा काम पर रखे गए अनगिनत लोगों में से एक है। ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के माध्यम से फ्यूबर मुख्यालय यानी मुंबई में एक बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत में विंडो क्लीनर के रूप में नौकरी पाने के कामयाब होने के बाद अंततः स्टेला से मिलने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह पता चलता है कि कंपनी की गोपनीयता कानून के कारण उसे वास्तव में फ्लोरा कहा जाता है और साथ में
वे कंपनी के नियंत्रण से दूर जाकर भागने का फैसला करते हैं। राष्ट्रपति के संस्थापक जॉन फ्यूगर ने आज की दुनिया में संवेदनशील डाटा की क्षमता और नियंत्रण की कमी पर कड़े प्रतिबंधन के साथ फिल्म का समापन किया। इसमें दिखाया है कि दोस्तों आपकी जो डाटा है उसके बारे में वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिल्म का इसके प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म का अंदर शीर्षक द विटनेस एमराल्ड हेलमेट पिफ द्वारा कहे गए वाक्यांश से लिया गया है, जिसमें एंड्रिया कैमल द्वारा सार्वजनिक भाषा में बोले गए वाक्यांश में लिखा गया था। जैसा कि पिक ने कहा था कि फिल्म की प्रमुख प्रेरणा टाटी फिल्म पेमेंट 91 पर कहा था कि प्रेरणा स्रोत कैंडियो की अवधारणा डायबिलीज सामूहिक की तकनीक थी। फिल्म की शूटिंग सितंबर-नवंबर 2019 के बीच रोम, मिलान, ट्यूरिन और मुंबई के बीच हुई। दोस्तों इसमें बताएं मुंबई मोल स्काई पेट्रो इटालिया प्रोडक्शन के रोम फेस्टिवल में 2021 में प्रस्तुत किया गया। 29 नवंबर 2021 से स्काई सिनेमा के चैनल पर प्रसारित किया गया। इसका प्रोडक्शन देश इटली है। 2021 में बनी थी। 108 मिनट की है। कॉमेडी, साइंस एंड ड्रामा इवन इमोशनल जैनर में है। ये पिक दिशा में है। पिफ मिशेली स्टोरी इसका जो है सब्जेक्ट है। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो पिफ ने लिखी है और मिशेल स्टोरी ने लिखी है। निर्माता इसके जो डायरेक्टर हैं लोरेंजो गांगरेसो, मारियो जियानानी, लोरेंजो मिलीली। इसका प्रोडक्शन हाउस स्क्वाई स्टॉलिया। इसकी जो फोटोग्राफी है मैनफ्रेड आर्कार्टियो। विशेष प्रभाव पाओला गलानियो। संगीत के बारे में था सन प्योरिन। स्क्रीनग्राफी मोनिका ट्यूनी, रिका टर्नेंजी। पोशाक में क्रिस्टीना रिक्सेनी। जो इसमें ड्रेसेस हैं वो इन्होंने किया। फेब्री डी लुइयो अंटारिया डिगोक्सी के रूप में है और इसे जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। आपके सामने आपको दिखेंगे। अब आपको बताते हैं इसके निर्माता लोरेंजो गारिसो के बारे में। लोरेंजो गारिसो के बारे में इतना ज़्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं लोरेंसो मिली के बारे में और उनकी बात भी जानते हैं, जो कि इसके निर्माता के रूप में से भी एक है। लोरेंजो मिली का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1973 में रोम में। वह पत्रकार पोपियो मिले और फ्रांसिस्को सुकरात के बेटे थे। उन्होंने एथलीट फिलॉसफी में स्नातक किया। उन्होंने एक सहायक निर्देशन एंड्रो सेंटना एमनी ऑल्मी के रूप में काम करना शुरू किया। फिर वे लघु फिल्में, वीडियो क्लिप, विज्ञापन और टेलीविज़न कार्यक्रमों में निर्देशन करना शुरू किया। 2001 में उन्होंने वाइल्डर की स्थापना की और 7 वर्षों तक टेलीविज़न कार्यक्रमों, व्यक्तिचित्रों, फिक्शन सहित 5.5 घंटे के उत्पादन का निर्माण किया। वाइल्डर बॉडी श्रृंखला का निर्माण करता है जो फॉक्स के लिए निर्माण पहली इतालवी सीरीज है। 2009 में लोरेंजो मिली और मारियो जियानी के साथ वाइल्ड साइड की स्थापना की। कंपनी जियानी के ऑफसाइड के सिनेमेटोग्राफिक अनुभव से मिली वाइल्डर के टेलीविज़न अनुभव से जोड़ती। कुछ ही वर्षों में बेनार्डो बेर्टोजी, मार्को बेनार्डी और सेनरिक स्टेजो की फिल्म का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई बन जाती है, लेकिन इन ट्रीटमेंट जैसे अत्यधिक सफल टीवी सीरीज भी बनाती है। 1992 और 1993 द माफिया किल्स ऑफ इन सवर पहला दूसरा सीजन इन्होंने बनाया। फ्रांसीसी आकार भरिता फैमिली रोमांस मार्टिया टोरे द्वारा निर्देशित वर्टिकल लाइन द यंग पॉपुलर टेलीविज़न डेब्यू स्काई HBO कैनाल और मीडिया के द्वारा ये निर्मित है। उनके साथ से बनाया गया है। एक निकोलो अमांटी का टेलीविज़न डेब्यू और एलेना फेरेटा द्वारा मई बिलफ्रेड टेक्नोलॉजी पर आधारित पहला रॉय HBC प्रोडक्शन। उन्हें जूड ला और ला मैक्चोविक, निबिले ऑलेटा और एसेंडर द्वारा निर्मित और निर्देशित श्रृंखला द न्यू पॉप लुका गुंडानी की पहली टीवी सीरीज वी आर वो मार्को बेबरियो एस्ट्रोनोटा का भी निर्माण किया। उन्हें सबसे विदेशी फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामित की। पाओलो स्ट्रैंगो की द फिल्म इट वॉज हैंड ऑफ द गॉड ऑफ लुका गुडाइनो की फिल्म बॉन्स एंड ऑल का भी निर्माण किया। अप्रैल 2010 से 2019 तक मिली फ्रंटाइन इटालिया के CEO थे और मनोरंजन कार्यक्रम में उत्पादन में एक अग्रणी कंपनी थी, जिसमें एक्स फैक्टर, इटालिया गॉट टैलेंट और अन्य पोस्ट स्क्रिप्टेड शो और डोंट का पहला और दूसरा सीजन शामिल था।
मेयर डेलो और विल्फ्रेडा और उसके संस्थापक भी एक है। 2020 से मिली फ्रेमटेक इटालिया के अध्यक्ष और द अपार्टमेंट पिक्चर के CEO हैं। इन्होंने निर्माता के रूप में बहुत सारे काम किए हैं और सबसे पहले हम सिनेमा में बताएंगे आपको, और इसके साथ साथ ही आपको बताएंगे इन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया है। बोरिस जियोग्राफी संस्कारी आर्डियाटोरे लुका वर्डिसो द्वारा निर्देशित फिल्म क्या लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रांसिस्को विजी द्वारा निर्देशित 2012 में इन्होंने वर्क किया। ट्रू लव एंड्रारिका कैस्ट्रोनी निशिकाना द्वारा निर्देशित है 2012 में। माफिया केवल गर्मियों में हत्या करता है द्वारा निर्मित। क्रेजी अबाउट मी फ्रांसिस्को विजी द्वारा निर्देशित 2013। इसके बाद बताऊं तो आपको बाया कैस्ट्रेना BDM माडामे द्वारा निर्देशित 2013। अनुमान लगाओ क्रिसमस पे कौन आ रहा है। लास्ट थॉट हु इज कमिंग ऑन क्रिसमस फ्रांसिस्को विजी द्वारा। हंग्री हॉट्स द्वारा निर्देशित 2014। इसके बाद ही लगातार वर्क करते रहे। हाँ में इन्होंने 2023 में बहुत सारी मूवियाँ बनाई है जिसका नाम है प्रिंसिला लोफियोला एनिस क्रेम स्ट्राइलो कर्टियोला द्वारा निर्देशित एंड्रिगो स्टेफेना सोलिमा द्वारा निर्देशित की गई है। ये एक बहुत ही शानदार मूवी है और इसके साथ साथ ही इन्होंने टीवी सीरीज भी बहुत सारी बनाई हैं। 2022 में बैंग बैंग बेबी टीवी सीरीज थी और मनोरंजन और सूचना प्रौद्योगिकी में भी ये वर्क करते हैं और बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही शानदार मूवी है, इसको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। रिव्यू में भी आया इसको अगर आप नेट पर देखेंगे तो इसको 10/68% 100 में से, मतलब 10 में अगर 100 में से इसको 68% लोगों ने पसंद किया है। 10 आउट ऑफ 6.8 की इसकी रेटिंग आती है। कुल मिला के इसको बहुत ही शानदार रेटिंग मिली, औसत से ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा इसको देखनी चाहिए। कुल मिला के सस्पेंस से भरपूर है, इसमें कॉमेडी भी बहुत शानदार है। परिवार के साथ इसको देखनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद है तो उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।